जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग प्रत्येक दिन 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं, तो आज हम लोग फिर से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 7 मार्च को, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल और एसएससी बैंकिंग जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके आए हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, recently the Bihar government announced the establishment of the state's second tiger reserve in which district? हाल ही में बिहार सरकार ने किस जिले में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी है कैमूर, ऑप्शन सी है वेस्ट चंपारण, ऑप्शन डी है गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। कहाँ की है? तो कैमूर में की है। कैमूर में सेकंड टाइगर रिजर्व की घोषणा की है। एक्सप्लेनेशन है इसका क्या है? बिहार सरकार को कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व की रूप में विकसित करने के लिए केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। केंद्र से क्या है? सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। कैसे? यहाँ बाघों के रहने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं। कैमूर की पहाड़ियां का विस्तार विंध्य पर्वतमाला तक है, जो मध्य प्रदेश के बाघों के लिए एक प्राकृतिक गलियारा कॉरिडोर प्रदान करता है। बैकग्राउंड है इसका, वर्तमान में बिहार में केवल एक टाइगर रिजर्व है, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है पश्चिम चंपारण में। बाघों की बढ़ती संख्या और संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए कैमूर को चुना गया है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के चंद्रप्रभा अभ्यारण्य से भी जुड़ा हुआ है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, which country has officially become the 32nd member of NATO in early 2026? 2026 की शुरुआत में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? तो ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 2 नंबर का करेक्ट आंसर है स्वीडन। स्वीडन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं 32 कंट्री का टोटल नाम है। स्वीडन ने दशकों की अपनी न्यूट्रलिटी को छोड़कर आधिकारिक तौर पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नाटो के अनुच्छेद 10 के तहत कोई भी यूरोपीय देश सदस्य बन सकता है यदि बाकी सभी सदस्य सहमत हो। तुर्की और हंगरी की अंतिम सहमति के बाद स्वीडन का रास्ता साफ हुआ। बैकग्राउंड है इसका, नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में नाटो की स्थापना हुआ था। सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए किस लिए हुआ था तो सोवियत संघ के प्रभाव के रोकने के लिए 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अपनी सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए स्वीडन और फिनलैंड ने सदस्यता के लिए आवेदन किया था। फिनलैंड 31वां सदस्य बना था। फिनलैंड 31वां बना था और स्वीडन 32वां बन गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट सी वर्ड ऑफ्टन मेंशन्ड इन द न्यूज इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच नावल बेस? समाचारों के अक्सर चर्चित प्रोजेक्ट सी वर्ड किस नौसैनिक अड्डे के विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए है INS विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है INS कादम्बा, ऑप्शन सी है INS हंसा, ऑप्शन डी है INS चिल्का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का बी आंसर, करेक्ट डी, INS कदम्बा। बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन है क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक बुनियादों ढांचे प्रोजेक्ट है। क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है। इसके चरण 2A का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। कारवार कर्नाटक में स्थित यह बेस हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए भारत की पश्चिमी तट पर रणनीति ताकत को बढ़ाता है। यह विमान वाहक पोतों की मरम्मत की भी सुविधा प्रदान करती है। बैकग्राउंड है, 1971 के युद्ध के बाद मुंबई पोर्ट पर दबाव कम करने के लिए एक समर्पित सैन्य बंदरगाह की आवश्यकता महसूस हुई थी। 1999 में इसकी नींव रखी गई। इसे एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाने का लक्ष्य है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाने का लक्ष्य है। अगला नंबर प्रश्न है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द अदिति स्कीम टू प्रमोट इनोवेशन इन विच सेक्टर? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा
देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है डिफेंस, ऑप्शन सी है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है हेल्थ केयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस। जैसे आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह यहाँ है डिफेंस के लिए बना किया है। अदिति का पूर्ण रूप एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स है। यह रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए योजना है। इसके तहत रक्षा तकनीक डिफेंस में शोध और विकास करने वाले स्टार्टअप को सरकार द्वारा 25 करोड़ तक का अनुदान ग्रांट दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 25 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। भारत अपनी सेना को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा डेफ कनेक्ट कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया है, ताकि हथियारों और रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी निर्भरता कम की जा सके। यह भारत कम की जा सके। 5वां क्वेश्चन है, द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA was launched by India during which international summit? भारत द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन ए है G20 न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है COP28 दुबई, ऑप्शन सी है G7 इटली, ऑप्शन डी है ब्रिक्स रसिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का G20 न्यू दिल्ली, करेक्ट आंसर। यह जैव ईंधन बायोफ्यूल के उपयोग को बढ़ावा देने और उत्सर्जन कम करने के लिए भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक गठबंधन है। इसके तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। भारत, अमेरिका और ब्राजील इसके संस्थापक सदस्य हैं। भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है और विदेशी मुद्रा बचाना चाहता है। यह गठबंधन भारत के इंटरनेशनल सोलर एलायंस की तर्ज पर बनाया गया है। 6वां क्वेश्चन है, व्हाट इज ज्ञान शक्ति पोर्टल लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया ज्ञान शक्ति पोर्टल क्या है? ऑप्शन ए है फॉर डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी है टू कनेक्ट रिसर्च स्कॉलर विथ इंडस्ट्री, ऑप्शन सी है फॉर प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन डी है फॉर स्कॉलरशिप पेमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर टू कनेक्ट रिसर्च स्कॉलर विथ इंडस्ट्री। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक एकीकृत मंच है जहां PhD और शोध करने वाले छात्र अपनी रिसर्च को सीधे कंपनी इंडस्ट्री के सामने पेश कर सकते हैं। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को सीधे रोजगार या फंडिंग मिल सकेगी। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत भारत में रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के बीच की खाई को पाटने के लिए इसकी शुरुआत की गई। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड डेयरी समिट 2026? विश्व डेयरी समिट सम्मेलन 2026 के में कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन ए है गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन बी है कोपेनहेगन डेनमार्क, ऑप्शन सी है क्रिस्टचर्च न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है आनंद गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड। यह वैश्विक डेयरी क्षेत्र का सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन है। 2022 में भारत ग्रेट नोएडा ने इसकी मेजबानी की थी। 2022 में कहाँ हुआ था? तो ये ग्रेट नोएडा में हुआ था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। भारत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जबकि न्यूजीलैंड सबसे बड़ा निर्यातक है। न्यूजीलैंड क्या है? सबसे बड़ा निर्यातक है और भारत क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक है। इसीलिए इन सम्मेलन का महत्व नीति निर्धारण में अधिक होता है। 8वां नंबर प्रश्न है, द नेशनल क्रिएटर अवार्ड was recently introduced by the Indian government. Its aim to recognize excellence in which field? हाल ही में भारत सरकार द्वारा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य किस क्षेत्र में उत्कृष्टता को पहचानना है? ऑप्शन ए है स्पेस साइंस, ऑप्शन बी है बाय डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, ऑप्शन सी है क्लासिकल म्यूजिक, ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का बी, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डिजिटल क्रिएटर्स को सम्मिलित करने वाला यह पहला सरकारी पुरस्कार है। इसमें बेस्ट स्टोरी टेलर, डिसरप्ट ऑफ द ईयर, ग्रीन चैंपियन जैसी 20 श्रेणियों रखी गई है। भारत में क्रिएटर इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। सरकार डिजिटल इंडिया के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने वालों को मुख्य धारा में लाना चाहती है।
9 नंबर क्वेश्चन है, निधि 2.0 स्कीम रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर? निधि 2.0 योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है टूरिज्म, ऑप्शन सी है स्पोर्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूरिज्म से संबंधित है। इसका पूरा नाम नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। यह पर्यटन मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है जो होटलों और पर्यटन सेवाओं को एक डेटाबेस में रजिस्टर करती है ताकि पर्यटकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा मिल सके। आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के तहत पर्यटन क्षेत्र के संगठित करने के लिए इसे 2021 में शुरू किया गया था, जिसका 2.0 संस्करण अब अधिक सुविधाओं के साथ लागू है। 10वां नंबर प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अरुण सिंह, ऑप्शन बी है जुल्फिकार हसन, ऑप्शन सी है रश्मिका शुक्ला, ऑप्शन डी है स्मिता सभरवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणा सिंह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विमानों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार शीर्षक एजेंसी में पहली बार किसी महिला को सर्वोच्च पद मिला है? क्या हुआ है? पहली बार किसी महिला को सर्वोच्च पद मिला है। BCAS की स्थापना 1978 में पांडे समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसका मुख्य काम हवाई अड्डों पर सुरक्षा मानकों को निर्धारित करना है। 11 नंबर प्रश्न है, सुदर्शन सेतु इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज कनेक्ट व्हिच टू प्लेस? भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ऑप्शन ए है मुंबई एंड नवी मुंबई, ऑप्शन बी है ओखा एंड बेटा द्वारका, ऑप्शन सी है पटना एंड हाजीपुर, ऑप्शन डी है हावड़ा एंड कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओखा एंड बीट द्वारका। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। यह 2.32 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। भारत का क्या है? सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। यह गुजरात में अरब सागर के ऊपर बना है। इसकी खास बात यह है कि इसके फुटपाथ के ऊपर ऊपरी हिस्सा पर सौर पैनल लगे हैं जो 1 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। पहले तीर्थयात्रियों को भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए बेट द्वारका जाने हेतु नावों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेपो रेट kept by the RBI in its लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC मीटिंग? RBI ने अपनी न्यूनतम मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक में रेपो रेट को कितना रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.50 रखा है, 6.50% रखा है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण मतलब शॉर्ट टर्म लोन देता है। RBI ने लगातार कई बार से इसे 6.50 पर अपरिवर्तित रखा है ताकि महंगाई इन्फ्लेशन को 4% के लक्ष्य के भीतर रखा जा सके। कि कोविड महामारी और वैश्विक तनाव के बाद मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI ने 2022 से रेपो रेट बढ़ाना शुरू किया था, जो अब अस्थिर हो गया है। 13 नंबर प्रश्न है, Which university won the overall championship at the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में समग्र चैंपियन किस विश्वविद्यालय ने जीती? ऑप्शन ए पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है जैन यूनिवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीत गया है। यह भारत में विश्वविद्यालय स्तर के एथलीटों के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल आयोजन है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कुश्ती, एथलेटिक्स और अन्य खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। स्वर्ण पदक जीतने में शीर्ष स्थान पर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, एक बैकग्राउंड है इसका। खेलो इंडिया योजना 2018 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2018 में। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना और ओलंपिक स्तर की प्रतिभाओं की पहचान करना है। 14 नंबर प्रश्न है, द कवच सिस्टम हाईली डिस्कस्ड रिसेंटली इज एन इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू? हाल ही में अत्यधिक चर्चित कवच प्रणाली किस स्वदेशी तकनीक से संबंधित है? ऑप्शन ए है मिसाइल डिफेंस, ऑप्शन बी है ट्रेन एंटी कोलिजन, ऑप्शन सी है साइबर सिक्योरिटी, ऑप्शन डी है बॉर्डर सर्विलांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेन एंटी कोलिजन। ट्रेन टक्कर रोधी है जो इसको डेवलप किया है।
यह भारतीय रेलवे के एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP प्रणाली है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उपकरणों का उपयोग करती है। यदि लोको पायलट की सिग्नल तोड़ता है या ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो यह प्रणाली ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक देती है और एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों को टकराने से बचाती है। इसे RDSO द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित किया गया है। हाल की रेल दुर्घटना के बावजूद पूरे भारत में इसके नेटवर्क विस्तार में तेजी लाई जा रही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑन विच डेटा इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड, हुज 2026 थीम फोकसेज ऑन डिजिटल इनोवेशन। विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है जिसकी 2026 की थीम डिजिटल नवाचार पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है 2 फरवरी, ऑप्शन बी है 3 मार्च, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन डी है 5 जून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मार्च। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 मार्च हो जाएगा। यह दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अंतर्राष्ट्रीय दिन है। इस वर्ष और हालिया वर्ष में संरक्षण प्रयासों में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट ट्रैकिंग जैसे डिजिटल नवाचारों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। 3 मार्च 1973 को CITES वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में इस दिन की आधिकारिक घोषणा की थी। 16 नंबर प्रश्न है, व्हिच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट AI जनरेटेड स्कूल टीचर नेम्ड आइरिस। किस राज्य ने आइरिस नामक भारत की पहली AI जनरेटेड स्कूल शिक्षिका को पेश किया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरला ने लॉन्च किया है। आइरिस एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो AI द्वारा संचालित है और एक शिक्षिका के रूप में कार्य करती है। केरला ने लॉन्च किया है। यह छात्रों के सवालों के जटिल जवाब दे सकती है, इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ा सकती है और कई भाषाएं में बोल सकती है। नीति आयोग के अटल टिंकरिंग लैब प्रोजेक्ट के तहत मैकर लैब्स एजुकेटेड द्वारा इसे तिरुवनंतपुरम में के स्कूल में लॉन्च किया गया है, जो शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति है। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच 2 cities हैव जॉइंटली वन द टाइटल ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन द लेटेस्ट स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। न्यूनतम स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में किन 2 शहरों ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है इंदौर एंड भोपाल, ऑप्शन बी है इंदौर एंड सूरत, ऑप्शन सी है सूरत एंड नवी मुंबई, ऑप्शन डी है मैसूर एंड इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर एंड सूरत। इसका करेक्ट आंसर इंदौर एंड सूरत हो जाएगा। यह शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण है। इंदौर ने कचरा प्रबंधन और नागरिकी भागीदारी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि गुजरात के सूरत ने भी इस बार 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण के साथ पहला स्थान साझा किया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2016 में शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेल्थी कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए इसे सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। 18 नंबर प्रश्न है, अंडर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हु इज करेंटली सर्विंग एज द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन कार्यरत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार अभी कार्यरत है। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित करने वाली सर्वोच्च स्वतंत्र संस्था है। राजीव कुमार वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मुख्य आयुक्त होते हैं। बैकग्राउंड है, संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव कराने की शक्ति देता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन इज प्राइमरली कंस्ट्रक्टेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हिच प्रोडक्ट। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन मुख्य रूप से किस उत्पाद के परिवहन के लिए बनाई गई है? तो ऑप्शन ए है नेचुरल गैस, ऑप्शन बी है हाई स्पीड डीजल, ऑप्शन
सी है क्रूड ऑयल, ऑप्शन डी है ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाई स्पीड डीजल। यह 131.5 किलोमीटर लंबी सीमा पार क्रॉस बॉर्डर ऊर्जा पाइपलाइन है। कितना है? 131 किलोमीटर लंबी सीमा पार। यह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले तक प्रतिवर्ष 1 मिलियन मेट्रिक टन हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति कर सकती है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। रेलवे या ट्रकों की तुलना में पाइपलाइन से इस परिवहन की लागत और समय दोनों में भारी पड़ सकती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वज्र प्रहार इज अ ज्वाइंट स्पेशल फोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है यूके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए के साथ होता है वज्र प्रहार, ऑप्शन नंबर सी। यह भारत और अमेरिका के विशेष बलों स्पेशल फोर्स के बीच एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास में दो देशों की सेनाएं आतंकवाद विरोधी अभियानों, काउंटर टेररिज्म, एयरबॉर्न ऑपरेशन और सामरिक युद्ध अभ्यास में अपनी बेहतरीन तकनीकों साझा करती है। यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका उद्देश्य दोनों लोकतांत्रिक देशों के सीमाओं के बीच अंततः क्रियाशीलता को बढ़ाना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक डेटा व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है भोजपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास में सबसे ज्यादा है। रोहतास जिला बिहार में शिक्षा के मामले में अव्वल है, जहां पुरुष और महिला साक्षरता दोनों राज्य के औसत से ऊपर है। अगला नंबर प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या और हालिया अनुमानों के अनुसार रोहतास की साक्षरता दर लगभग 73.37% है, जो राजधानी पटना से भी अधिक है। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन ने इसे पूर्णिया सबसे कम साक्षरता जैसे जिलों से बहुत आगे रखा है। बीपीएससी के लिए एक अग्रणीय तथ्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नासा एंड इसरो आर ज्वाइंटली डेवलपिंग द निसार सैटेलाइट। व्हाट डज एस स्टैंड फॉर? निसार। नासा और इसरो संयुक्त रूप से निसार उपग्रह विकसित कर रहे हैं। निसार में एस का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है स्पेस, ऑप्शन बी है सोलर, ऑप्शन सी है सिंथेटिक, ऑप्शन डी है सिस्टम। तो इस 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंथेटिक, सी करेक्ट आंसर। निसार का पूर्ण रूप नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यह एक शक्तिशाली पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बर्फ का पिघलना को मिलीमीटर की सटीकता के साथ मापेगा। यह अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़े और सबसे महंगे सहयोग में से एक है। इसके डेटा का उपयोग जलवायु परिवर्तन के अध्ययन और कृषि प्रबंधन के लिए किया जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल वैक्सीनेशन डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन March 16। इट मार्क्स द फर्स्ट डोज ऑफ विच वैक्सीन गिवन इन 1995। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। यह 1995 में दिए गए किस टीके की पहली खुराक को चिन्हित करता है? ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है तपेदिक, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। पोलियो को इंडिकेट करता है पोलियो, ऑप्शन नंबर बी। यह दिन भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत और टीकाकरण के महत्व का प्रतीक है। 16 मार्च 1995 को भारत में पहली बार मुंह के जरिए ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक दी गई थी। भारत ने 2 बूंद जिंदगी की अभियान के तहत पोलियो के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। सरकार के अथक प्रयासों के बाद अंततः 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 24 नंबर प्रश्न है, इसरो हाईली एंटिसिपेटेड गगनयान मिशन एम टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू विच स्पेसिफिक ऑर्बिट। इसरो के बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को किस विशिष्ट कक्षा में भेजना है? ऑप्शन ए है भूस्थितिक कक्षा, ऑप्शन बी है लो अर्थ ऑर्बिट, ऑप्शन सी है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ऑप्शन डी है चंद्र कक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लो अर्थ ऑर्बिट। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अंतरिक्ष मिशन है।
इसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्री गगननॉट्स के दल को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में 3 दिनों के लिए भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित वापस हिंद महासागर में उतारा जाएगा। बैकग्राउंड: इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद मनुष्य को स्वयं अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है हु इज द करंट गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए है फागू चौहान, ऑप्शन बी है राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, ऑप्शन सी है सत्यपाल मलिक, ऑप्शन डी है लालजी टंडन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राजेंद्र विश्वनाथ ओलेकर। राजेंद्र विश्वनाथ ओलेकर इज द करेक्ट आंसर, बिहार का राज्यपाल। राजेंद्र विश्वनाथ ओलेकर बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। संविधान का अनुच्छेद 164। इससे पहले वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों और विधानसभा सत्रों के संचालन में राज्यपाल की भूमिका बीपीएससी परीक्षाओं के लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 26 नंबर क्वेश्चन है द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिजाइनेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया उद्यम पंजीकरण पोर्टल किसके पंजीकरण के लिए बनाया गया है? ऑप्शन ए है फार्मर, ऑप्शन बी है एमएसएमई सेक्टर, ऑप्शन सी है स्टार्टअप ओनली, ऑप्शन डी है स्ट्रीट वेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमएसएमई सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन, कागज रहित, पेपरलेस और मुफ्त प्रक्रिया है। इसके जरिए व्यापारी केवल अपने आधार नंबर का उपयोग करके खुद को पंजीकृत कर सकते हैं और बैंक लोन पर सब्सिडी जैसी सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। भारत की जीडीपी और रोजगार सृजन में एमएसएमई क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। इसे सुव्यवस्थित करने के लिए 2020 में पुरानी उद्योग आधार प्रक्रिया को उद्यम से बदल दिया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हाउ मेनी यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ आर टारगेटेड टू बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल हाउस होल्ड। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र घरों को प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए है 100 यूनिट, ऑप्शन बी है 200 यूनिट, ऑप्शन सी है 300 यूनिट, ऑप्शन डी है 500 यूनिट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का सी, 300 यूनिट। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह घरों की छतों पर सोलर पैनल रूफ टॉप सोलर लगाने की एक महत्वाकांक्षी के केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत 1 करोड़ घरों की प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इसके लिए सरकार पैनल लगाने पर सीधे बैंक खाते में भारी सब्सिडी दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, कोयले पर निर्भरता व कार्बन उत्सर्जन को कम करना और मध्यम वर्गीय परिवार के बिजली बिल को बोझ को खत्म करना है। 28 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री रिमेन द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड ग्लोबली। हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व स्तर पर सोने गोल्ड का सबसे बड़ा उपभोक्ता बना हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है यूएई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चाइना इज द करेक्ट आंसर। चीन दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है, जिसके बाद भारत दूसरे स्थान पर है। चीन में सोने की मांग आभूषणों, उन्नत प्रौद्योगिकी और वहां के केंद्रीय बैंक पीबीओसी द्वारा भारी मात्रा में सोना खरीदने के कारण बहुत अधिक है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और मुद्रास्फीति के दौरान सुरक्षित निवेश सेफ हेवन के रूप में सोने की मांग बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक भी हाल के वर्षों में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अपना स्वर्ण भंडार में तेजी से वृद्धि कर रही है। 29 नंबर प्रश्न है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द विजन डॉक्यूमेंट फॉर विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 के लिए विजन दस्तावेज किस संस्था ने तैयार किया है? ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी है पीएमओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग ने तैयार किया है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यह भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक वर्ष 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का एक रणनीति रोड मैप है। इसमें भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक लक्ष्य शामिल है। नीति आयोग
इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है। यह दस्तावेज अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचों से शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी नवाचार सहित सभी क्षेत्रों के लिए व्यापक रणनीतियां निर्धारित करता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार शाही लीची विच होल्ड ए GI टैग इज प्रीडोमिनेंटली कल्टिवेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। बिहार की शाही लीची जिसे GI टैग प्राप्त है मुख्य रूप से किस जिले में उगाई जाती है। ऑप्शन है वैशाली, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है दरभंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन है, शाही लीची अपनी मिठास, रसीलेपन और अनूठी सुगंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत GI टैग मिला हुआ है। मुजफ्फरपुर की विशिष्ट जलवायु और मिट्टी जो कैल्शियम युक्त है, इसके बम्पर उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ से इसे पूरे भारत और विदेशों में निर्यात किया जाता है। बिहार भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जर्दालू, आम, कतरनी, चावल और महंगी पान के बाद शाही लीची बिहार का चौथा कृषि उत्पाद है, जिसे यह प्रतिष्ठित GI टैग प्राप्त हुआ था। दोस्तों, ये रहा पूरा 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये बहुत BPSC के लिए खास कर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये है पूरे 30 क्वेश्चन का आंसर की। आप लोग को सेशन अच्छा लगे हो तो सेशन को लाइक करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह 5 से 6 बजे के बीच में वीडियो अपलोड हो जाता है। आप लोग कंटिन्यू करंट अफेयर को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।